हाँ तो मेरे प्यारे लॉलीपॉप, मैं पंकज यादव। कैसे हो आप सभी? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी आप लोग कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं सर जी? तो इस वीडियो में हम करने वाले हैं मैथ का, यार किसका? तो मैथ का 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम करने वाले हैं। और एक ही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, इसलिए शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखें। तो आइए हम क्या करते, एक ही क्वेश्चन लेते हैं और इसे रापची के स्टाइल में समझने का पूरा प्रयास करते हैं। सर जी यहाँ पे पहला प्रश्न क्या कहता है, जरा यहाँ पे आप देख सकते हैं ना। तो यहाँ पे पहला प्रश्न कहता है 6, 8 और 22 का लौसा और मौसा का अनुपात पूछ रहा है कि क्या होगा, है ना। तो 6, 8 और 22 का पहले हम लौसा यानी एलसीएम निकाल लेंगे, फिर मौसा निकाल करके फिर इसका अनुपात निकालेंगे। बड़ा सिंपल है। तो हम कैसे निकाल सकते हैं? तो हम सबसे पहले क्या करते, 6 का फैक्टर कर लेते हैं। 6 का फैक्टर करेंगे तो 2 से लगाएंगे तो 3, फिर 3 से लगाएंगे तो 1 आएगा। फिर हम क्या करते हैं, 8 का फैक्टर कर लेते हैं तो 2 से लगाएं तो 4 होगा, फिर 2 से लगाएं तो 2 होगा, फिर 2 से लगाएं तो 1 होगा। वहीं हम बात करें 22 का, तो 22 का हम फैक्टर करेंगे तो क्या होगा, 2 से लगाएं तो 11, फिर 11 दूना 22 यही होगा, और 11 से लगाएंगे तो 1 यही होगा। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। तो हम सबसे पहले अगर HCF निकाल लें, मान लो HCF यानी महत्तम समापवर्तक मौसा, है ना। तो मौसा हम कैसे निकाल सकते हैं सर? तो मौसा हम इसमें देखेंगे कि भाई जो आपको मैच कर रहा है उसमें से निकाल लेना है। जैसे कि तीनों में देखना है, इस बात को ध्यान रखना। जैसे यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, इन तीनों 2 में से 1 2 निकाल लो। यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, ये तीनों में से 1 1 निकाल लो। बात खत्म। हमने निकाल लिया तो कितना है, 2। उसके बाद हूबहू मैच तो किया नहीं, तो हम नहीं निकालेंगे। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। अब एलसीएम निकालते हैं। कैसे सर? तो एलसीएम निकालने का तरीका क्या है, जो मिलता है उसको एक बार ले लेना है और जो नहीं मिलता है उन सबको इसमें गुना के रूप में लिख देते हैं। जैसे कि 2 2 2 सब में मैच किया हुआ है तो 2 हम लिख लेंगे, हमने लिख लिया एक बार। अब गुना में जो नहीं मैच किया उसको भी लिखेंगे। तो 3 नहीं मैच किया है, 3 को भी लिख लो, ठीक है। गुने में ये 2 मैच नहीं किया, ये 2 को भी लिख लो। गुने में ये 2 भी मैच नहीं किया था, 2 को लिख लो। और गुने में फिर ये 11 मैच नहीं किया था तो 11 लिख लो, है ना। ये मैंने लिख दिया, कोई दिक्कत। अब कहोगे सर 1 1 जो ये मैच किया था उसको भी लिख सकते एक बार, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 1 से गुना करते तो वही बात हो जाता है, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो अब हमारे पास कितना हो जाएगा, गुना करो। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 3 24, और 24 में गुना करना है कितना से सर जी, 11 से। 24 में 11 से गुना करेंगे तो 4 4 और 2 6 और 2 1 2, 264 हो जाएंगे। कितना? 264। तो हम यहाँ पे 264 लिख देंगे एलसीएम, है ना। तो एलसीएम 264, HCF 2। तो हमें कहता है कि लौसा और मौसा का अनुपात पूछा जा रहा है, तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि अनुपात बराबर कैसे निकालेंगे सर? पहले कहता है लौसा, तो लौसा ऊपर लिखेंगे। लौसा हमारे पास कितना है सर? तो लौसा हमारे पास यानी एलसीएम 264 है तो 264 लिख देंगे, और बटे में मौसा यानी HCF कितना है, 2 तो 2 काटो इसको। तो काटेंगे 2 1 2, 2 3 6, 2 दूना 6, 132 दूना 264, 1 1। तो हमारे पास 132 बटे 1 आएगा। तो इसको अनुपात में कैसे लिख सकते हैं, 132 अनुपात 1 लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। तो हमारे पास ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था और बढ़िया सा क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, 387 का, 1 मिनट, चलिए क्या करेंगे भाई, 387 बटे 405 का सरलतम रूप लिखना है। सरलतम का मतलब ये हुआ कि इन दोनों को काटो, है ना। जहां पे कटना रुक जाएगा वो हो जाएगा उसका सरलतम रूप। तो हम कैसे काट सकते हैं? तो काटने का एक सरल तरीका है कि आप 387 को फैक्टर कर लो, फिर 405 को फैक्टर कर लो, आप आसानी से काट सकते हो। ऐसे अगर नहीं समझ में आए तो हम क्या करेंगे सर, 387 कितना है दिया हुआ, 387 और बटा में 405 दे रखा है, यही ना दे रखा है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 387 का फैक्टर कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए सर जी यहाँ पे 387 और इसका हम कर लेंगे फैक्टर करेंगे तो क्या कितना से लगेगा, 3 से लग जाएगा, 2 से तो नहीं लगेगा। देखो लास्ट में यानी अंत में अगर विषम संख्या है तो समझ जाना कि ये सम संख्या से लगने वाला नहीं है, जब भी लगेगा विषम संख्या से। 3 से लगा के देखो, 3 एकम 3, 3 दूना 6, तो ये जगह 2 3 नमा 27, ये आ जाएंगे 129। फिर ये कितना से लगेगा, 3 से लगेगा, 3 चौके 12, हाँ लग जाएगा।
3 चौके 12, 3 तिया 9, 43 आ जाएंगे। तो इतना आ गया, अब नहीं लगेगा। तो हम कह सकते हैं कि 387 को हम क्या लिख सकते हैं, 387 को लिख सकते हैं 3 गुने में 3 और गुने में 400 गुने में 43 हमने लिख दिया, और बट्टे में 405 को आप लिखना है। तो 405 का फैक्टर कर लो सर जी। 405 का फैक्टर क्या होता है, 405 का फैक्टर अंत में विषम संख्या, तो विषम संख्या से ही लगेगा, 3 से ये लग जाएगा, 3 एकम 3 हासिल जाएगा इधर, मतलब ये 10 होगा, है ना। तो 10 होगा, 3 तिया 9 हो जाएगा, फिर ये 1 15, 3 पचे 15 हो जाएंगे। फिर लगा दो 3 से, 3 चौके 12, 3 चौके 12 हो जाएंगे, एक उधर जाएगा तो 15, तो 3 पचे 15 हो जाएंगे। अब 3 से लगाएंगे तो 15, अरे मैंने गलत कर दिया क्या, 3 चौके 12 है ना, ठीक किया, 3 चौके 12, फिर हासिल जाएगा 3 पचे 15, ठीक 15 आ गया। अब 3 से लगाएंगे तो 5 आएंगे, यही ना आएंगे, तो ये हमारे पास आ गए। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुने में, यानी 405 को लिख सकते हैं 3 गुने में 3 और गुने में 3 गुने में 3 और गुने में 5, यही लिख सकते हैं। अब यहाँ से काटो, जो कटने वाला काटो, ये 3 से ये 3 कैंसिल, ये 3 से ये 3 कैंसिल, अब कटने वाला नहीं है, तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, ये ऊपर 43 तो 43 और बट्टे में 5 तिया पंडा, पंडा तिया 45, ये 45 आ जाएंगे, यानी 43/45 आंसर हमारे पास आ गए। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत तो 43/45 क्या है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, है ना। ये हमारे पास आंसर निकल करके आ गए, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब करते क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सर 3 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है सअभाज्य संख्याओं का मौसा होता है। अरे भाई, सअभाज्य संख्याओं का मौसा कितना होता है, सबको पता है, जो सअभाज्य संख्या होता है उसका मौसा निकालते हैं तो 1 आता है, यानी HCF। जैसे कि सअभाज्य संख्या का उदाहरण, जैसे 3 और 5, ये 3,5 ये सअभाज्य संख्या है, इसका HCF निकालो, यानी मौसा निकालो, 1 आएगा। वहीं हम बात कर ले 8,13, ये भी क्या है, सअभाज्य संख्या है, इसका मौसा निकालो तो कितना आएगा, 1 आएगा, समझ रहे ना। तो याद रखना कि सअभाज्य संख्याओं का मौसा हमेशा 1 होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका 1 हो जाएंगे आंसर, कोई दिक्कत नहीं ना, दिक्कत मेरे भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 क्या कहता है, √5 क्या है, √5 क्या है, सब जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है ये, अपरिमेय संख्या है, कोई दिक्कत, परिमेय में लगा रहा हूँ, ठीक है, सॉरी, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या नहीं, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत नहीं ना, दिक्कत मेरे भाई, है ना, दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे चलते हैं 5 की ओर। अगर p एक अभाज्य संख्या है तो √p क्या होगा। तो सबसे पहले अभाज्य संख्या को समझो। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, वैसी संख्या जो स्वयं से कटे और 1 से कटे, 1 को छोड़कर, 1 पर ये डिफिनेशन लागू नहीं होता है। तो वैसी संख्या जो स्वयं से कटे और 1 से कटे उसे क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, उसके बाद 3 होती है, 5 होती है ना, 7 होती है, 11 होती है। ये सब अभाज्य संख्या है जो स्वयं से कटेंगे और 1 से कटेंगे, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। तो यहाँ पे कहता है p एक अभाज्य संख्या, मतलब मान लो कि p का मान है 2, कभी 3, कभी 5, कभी 7, कभी 11 ले लो, और इसमें किसमें पुट करो, इसमें पुट करो, तो क्या रिजल्ट आएंगे। तो हम ले लेते हैं, मान लो कि √p है, p के स्थान पे हम मान लेते हैं एक बार 2 ले लेते हैं, क्योंकि 2 क्या है, अभाज्य संख्या है। क्या प्राप्त हो रहा है, अपरिमेय संख्या प्राप्त हो रहा है। मान लो कि रूट है तो √p के स्थान पे एक बार 3 लेते हैं, ये भी तो अभाज्य संख्या है। क्या प्राप्त हो रहा है, अपरिमेय संख्या प्राप्त हो रहा है। तो जो भी क्वेश्चन मतलब अभाज्य संख्या है रूट के अंदर रखेंगे तो क्या प्राप्त होंगे, अपरिमेय संख्या प्राप्त होंगे। तो अपरिमेय संख्या इज द राइट आंसर, है ना, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है सर, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। देखो दशमलव प्रसार शांत अगर आपको पता करना है ना, तो याद रखना 2 की पावर n गुने 5 की पावर m इसके रूप का होगा ना, यानी पावर में कुछ भी हो। 2 की पावर n का मतलब क्या हुआ कि 2 की घात 4 हो, 5 हो, 6 हो, उससे मतलब हमें नहीं है, ठीक है, लेकिन बेस में 2 और 5 होना चाहिए, या फिर 2 हो या फिर 5 हो या फिर दोनों हो, लेकिन बेस में अगर ये है ना इस रूप का, तो उसका दशमलव प्रसार शांत होता है। तो देखो इसका तो होगा ही नहीं, 15/1600 का निकाल करके देखो, 1600 का फैक्टर कर लेना, ठीक है। तो 1600 का अगर हम फैक्टर करेंगे तो 2 से लगाएंगे तो 800, है ना, फिर 2 से लगाएंगे तो 400, फिर 2 से लगाएंगे तो 200, फिर 2 से लगाएंगे तो कितना होगा 100, फिर 2 से लगाएंगे तो 50, फिर 2 से लगाएं तो 25,
और फिर 5 से लगेगा तो 5, ये हमारे पास आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। तो 2 कितने बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार। मतलब क्या हुआ कि इसको लिख सकते हैं 15/2 के पावर 6 और गुने में 5 कितने बार, 1 बार, 2 बार, तो 5 के पावर 2। तो देखिए बेस में 2 के मतलब 2 के घात n गुने 5 के घात m के रूप के आ रहा है ना, इसका मतलब इसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। ऑप्शन बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, बहुपद इतना का घात होगा। घात कैसे पता करते, देखना जिस बहुपद में है ना अधिकतम घात जहां पे नजर आएगा वही आंसर होगा। तो इसमें देखो इसका घात तो 1 छिपा है, लेकिन सबसे अधिकतम घात क्या नजर आ रहा है, 2 हो रहा है ना, 2 नजर आ रहा है, इसका मतलब 2 आंसर हो जाएंगे। घात ऐसे हम पता करते हैं, जैसे कि अगर आपको पूछे 7x² प्लस में 5x के पावर 3 है और प्लस में y है, बताइए इसमें घात कितना है ना। तो अधिकतम घात जहां पे नजर आए वही आंसर। तो अधिकतम घात क्या है, 3 है, तो 3 आंसर, सिंपल। में पूछेगा कि x का घात कितना है या ई बहुपद का घात कितना है, तो आप कहेंगे अधिकतम घात देख लेना क्या है, तो अधिकतम घात 3 है, हो गया सिंपल। तो हमारे पास 3 हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पे अधिकतम घात 2 है, ठीक है। तो ये हमने देख लिया, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सर 8 क्या कहता है, x × x² + 2x बराबर होंगे। तो कोई दिक्कत नहीं, इसको गुना करना है, x से x² में गुना करेंगे तो x के पावर 3 होगा, प्लस में x से 2x में गुना करेंगे तो 2x² हो जाएंगे। ये हमारे पास आंसर आया। तो x के पावर 3 इंटू प्लस में 2x², तो यानी ऑप्शन ए इधर राइट आंसर, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन 9वां क्या कहता है, एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग, एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग तथा शून्यकों का गुणनफल क्रमशः 3 और -40। इसका मतलब क्या हुआ कि शून्यकों का योगफल है 3 और शून्यकों का गुणनफल है -40, तो द्विघात बहुपद होगा। द्विघात बहुपद पूछ रहा है, शून्यकों के योग को कहते हैं सर अल्फा प्लस में बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का मान है 3 और शून्यकों के गुणनफल को कहते हैं अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है -40, तो हम 40 लिख देंगे, ठीक है। ये मैंने कर दिया। अब ये शून्यकों का योग शून्यकों का गुणनफल आ गया हमारे पास। तो द्विघात बहुपद पूछ रहा है क्या होगा, तो द्विघात बहुपद बराबर सूत्र होता है, याद रखना क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस में बीटा इंटू एक्स और प्लस में अल्फा इंटू बीटा होता है, इस बात को ध्यान रखना। ये मैंने लिख दिया है ना, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब इसमें रखो x² लिख दिए माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, अल्फा प्लस बीटा का मान 3 है, तो 3 रखेंगे और ये x है तो x, अब प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना -40, प्लस और माइनस में गुना करेंगे तो क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, है ना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस लिख देंगे, -40। लो, तो ये हमारे पास क्या आ जाएंगे, आंसर निकल करके आ गया, राइट। कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। x² माइनस 3x माइनस के 40। अब हम क्या करें, आगे बढ़ते हैं, चलो 40 क्या है 10। अच्छा देख लो इसका आंसर क्या है, x² माइनस 3x माइनस 40 कहाँ था, ऑप्शन ए इधर राइट आंसर है, ठीक है। 10वां क्या कहता है, यदि अल्फा और बीटा बहुपद इतना के मूल हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान पूछ रहा है ना, 1/अल्फा। देखो भाई 1/अल्फा प्लस में 1/बीटा का मान आप पूछ रहे हैं ना, तो हम क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा है ना, तो अल्फा और बीटा का हम क्या करेंगे सर, अल्फा और बीटा का हम एलसीएम लेंगे, तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएंगे, अल्फा से अल्फा कटेगा तो बीटा बचेगा, है ना, आप प्लस में बीटा से बीटा कटेगा तो अल्फा बचेगा, है ना। तो अब यहाँ पे देखो बीटा प्लस अल्फा का हो या अल्फा प्लस बीटा एक ही बात है, तो अल्फा प्लस बीटा का सूत्र क्या होता है, -b/a होता है, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा का सूत्र क्या होता है, c/a होता है, तो a से a कैंसिल तो बचेगा -b/c। अब देखो b की वैल्यू क्या है, यहाँ पे a की वैल्यू है ये b की वैल्यू और ये c की वैल्यू, तो b की वैल्यू यहाँ पे x है ना, तो इसमें 1 छिपा होता है तो वो माइनस का 1 होगा, c की वैल्यू x² है उसमें भी 1 छिपा है तो 1 लिखेंगे, यानी -1 आंसर आ जाएंगे, -1 यानी ऑप्शन बी द राइट आंसर। कोई दिक्कत नहीं दिक्कत मेरे भाई, आपने समझ लिया। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, यदि a बराबर BQ प्लस R जहां a और b धनात्मक हो तो हमें पूछ रहा है कि R का कंडीशन क्या होगा, है ना, ये आपसे पूछा जा रहा है। अरे भाई सबसे पहली बात है कि यहाँ पे a बराबर क्या है BQ
और प्लस में आर दे रखा है और आर का कंडीशन पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले समझो कि ए हमारे पास क्या होता है, ए हमारे पास भाज्य होता है, ठीक है, और बी हमारे पास क्या होता है, तो बी हमारे पास भाजक होता है, और गुणे में क्यू हमारे पास क्या होता है, तो भागफल होता है, भागफल होता है, ठीक है, और प्लस में आर क्या होता है, तो आर हमारे पास शेषफल होता है, ठीक है, तो शेषफल हमने लिख दिया, ठीक है। तो अब देखो जब हम किसी संख्या से किसी संख्या में भाग देते हैं, मान लो कि अगर हम 3 से भाग दे दिए 7 में, तो शेषफल क्या होगा, शेषफल आर, शेषफल को हम आर से दर्शाते हैं, आर हमारे पास शेषफल है। देखो भाग देंगे तो 3 से अगर 7 में 3 दूना 6, तो भाग दिए तो भागफल मतलब नीचे शेषफल 1 आया, ठीक है। तो शेषफल हमेशा यानी आर हमेशा किससे छोटा होता है, देखो भागफल से भी छोटा, भागफल से नहीं, भाजक, ये जो भाज्य है भाज्य से भी छोटा होता है और भाजक से भी छोटा होता है, इस बात को ध्यान रखना है ना। तो हम देख रहे हैं कि भाई शेषफल हमारा यानी आर जो होता है वो किससे छोटा होता है भाई, भाज्य से भी छोटा और भाजक से भी छोटा होता है। तो हमारे पूछ रहा है कि इसमें क्या होगा कंडीशन, इसका मतलब आर से जो बी होगा वो क्या होगा भाई, आर से बी क्या होगा, तो बड़ा होगा ना, यही ना होगा। तो आर से बी बड़ा होगा मतलब आर बी से क्या हुआ, छोटा हुआ, तो यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। इस प्रश्न को सॉल्व करना है, हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए रूट अंडर 7 प्लस के 4 रूट अंडर 3, तो x प्लस 1 बटा x का मान आपसे निकालने के लिए कहा रहा है। तो कैसे निकालेंगे सर, तो इसका निकालने का तरीका क्या है, सबसे पहले इसको हम क्या करते हैं, छोटा कर देते हैं, तुम इधर आ जाओ, है ना, तो ये इधर आ गया। अब यहां से हम निकाल सकते हैं आसानी से, इसको तोड़ो, इसको क्या कर, x बराबर है ना, तो आप क्या करो, अरे ओह लो, तो x लिखिए बराबर। अब इसको तोड़ कैसे सकते हैं, तो इसको तोड़ने का तरीका ये है कि 7 को आप लिख दो 3 रूट अंडर 3 का स्क्वायर लिखो, क्या लिखो, रूट अंडर 3 का स्क्वायर, और प्लस में 7 को तोड़ रहे हैं, 7 को हम रूट अंडर 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं और प्लस में यहाँ पे 2 का स्क्वायर लो, मतलब 7 को इतना लिख सकते हैं, रूट अंडर 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 होगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 4 होगा, तो 4 और 3 7 हो जाएंगे, तो 7 को हमने इतना कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब प्लस है तो प्लस 4 रूट अंडर 3 है, तो 4 रूट अंडर 3 को हम क्या लिख सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, उसको लिखने का तरीका ये है, जैसे कि ये ए स्क्वायर हो गया ना, आई प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में हो गया ना, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, प्लस में 2 ए के जगह पे क्या है, रूट अंडर 3 है, तो रूट अंडर 3, अगुने में बी के जगह पे क्या है, 2 है, तो देखिए 4 रूट अंडर 3 को इतना लिख दिए, 2 दूना 4 और रूट अंडर 3 से रूट अंडर 3, तो मतलब इस पूरे को इतना हमने लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। तो अब यहां से क्या हुआ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्म में गया, तो x बराबर क्या हो जाएंगे, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab किसके बराबर होता है, ए प्लस बी के बराबर होता है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर के बराबर ना, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, तो ए प्लस बी, तो ए ये है बी ये है, तो ए हमारे पास रूट अंडर 3 है, अब प्लस में बी हमारे पास 2 है, इसका कर देंगे होल स्क्वायर। अच्छा ये ऊपर से रूट है तो रूट लगाते चलो, तो हमने रूट लगाते चला। अब देखो x बराबर क्या हो जाएंगे, ये स्क्वायर से रूट कटेगा तो रूट अंडर 3 और प्लस में 2 हो जाएंगे, ये x का मान आ गया। अब निकालना है इसका मान, तो हम आसानी से निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं भाई, निकाल लेते हैं, x प्लस 1 बटा x का मान निकालना है, तो x की जगह पे रूट अंडर 3 और प्लस में 2 रख दिए, प्लस है तो प्लस, 1 है तो 1 और बटा में x है ना, तो x की वैल्यू क्या है, रूट अंडर 3 और प्लस में 2 तो 2। अब यहाँ से क्या करेंगे, परिमेयकरण कर देते हैं, रूट अंडर 3 प्लस 2 है तो परिमेयकरण गुणांक करेंगे तो रूट अंडर 3 माइनस के 2 हो जाएगा, चिन्ह बदल जाता है ना, रूट अंडर 3 माइनस के 2। अब यहाँ से क्या हो जाएगा सर, तो यहाँ से हो जाएगा रूट अंडर 3 और प्लस के 2 है तो 2। अब देखो क्या करते हैं, 1 से रूट अंडर 3 माइनस 1 में गुना करेंगे तो प्लस के रूट अंडर 3 माइनस के 2 है तो उतना हो जाएगा, और बटे में देखो ये a प्लस बी, ये a माइनस बी के रूप का जा रहा है, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब रूट अंडर 3 का स्क्वायर करेंगे और माइनस में बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर करेंगे, ठीक। अब इसको तोड़ो, रूट अंडर 3 प्लस में 2 है तो 2, अब देखो यहाँ पे प्लस में, यहाँ पे देखो
ये √3 माइनस के 2 है ना, तो √3 माइनस के 2 रखेंगे और बटा में क्या हो जाएंगे, देखिए √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 होगा, अब माइनस के 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 4 होगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो √3 प्लस में 2 प्लस का √3 माइनस के 2 और बटा में 3 में से 4 गया तो -1। अब देखो यहाँ पे √3 प्लस के 2 प्लस माइनस में गुना करेंगे तो माइनस, प्लस माइनस में गुना किया तो माइनस हो गया। अब माइनस से इस समय √3 हो जाएंगे और माइनस माइनस गुना करेंगे तो प्लस का 2 हो जाएगा। सिंपल, ये मैंने कर दिया। √3 से ये माइनस के ये प्लस का कट जाएगा, 2 और 2 कितना हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। तो ये हमारे पास आंसर निकल करके आ गए। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत मेरे भाई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सर 13। हेलो हेलो, ठीक है ना सब। 13 क्या कहता है, समीकरण युग्म 2x प्लस के 3y बराबर 5 तथा 4x प्लस के 6y बराबर 15 का है। तो यहाँ पे अद्वितीय हल होगा, अनंत हल होगा या कोई हल नहीं। तो इसको सबसे पहले ठीक कर लेते हैं। ये 2x है प्लस में 3y है, प्लस का 5 है, पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 5 बराबर 0। ये क्या हो जाएंगे, 4x है प्लस के 6y है, प्लस का 13 है, पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 15 हो जाएंगे, बराबर में 0 हो जाएंगे। तो ये हमारे पास आ गए, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब इसको तोड़ेंगे, क्या करेंगे, a1 बटा में a2 है ना, तो a1 का मान यहाँ पे 2 है और a2 का मान कितना है, 4 है। ये मैंने रख दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 मतलब 1/2 ये आ जाएंगे। अब a1 बटा a2 हो गया। b1 बटा में b2 तोड़ो, तो b1 का मान यहाँ पे 3 है और b2 का मान 6 है, तोड़ेंगे 3 दूना 6 1/2 आएंगे। c1 बटा में c2 तोड़ो, तो c1 का मान कितना है, -5 है और c2 का मान कितना है, -15 है। माइनस से माइनस कैंसिल, 5 आई 15, तो काटेंगे तो 1/2 आए, 1/3 आ गए। तो हम देख सकते हैं a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 के, क्योंकि इसका मान बराबर है, तीसरा मान बराबर नहीं है, यानी c1 बटा c2 का मान बराबर नहीं है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कि a1 बटा में a2 बराबर है b1 बटा में b2, लेकिन बराबर नहीं है c1 बटा में c2। जब इस प्रकार का समीकरण आता है तो हम कहते हैं कि इसका कोई हल नहीं है, इसका कोई हल नहीं, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, इसका कोई हल नहीं है मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 14 क्या कहता है, यदि रैखिक समीकरणों का युग्म संगत हो तो रेखाएं होंगी, है ना। देखो रैखिक समीकरणों का युग्म संगत होगी तो रेखाएं कैसी होती, ये आपसे पूछा जा रहा है। संगत किस किस कंडीशन में होता है, सबको पता है। संगत जो होता है ना, समांतर रेखा में भी होता है, समांतर में नहीं होता, सॉरी, प्रतिच्छेदी रेखा, जैसे प्रतिच्छेदी रेखा, एक रेखा ऐसे गया, एक रेखा ऐसे, है ना। और दूसरा संगत जो होता है ना, वो ऐसे भी होता है कि एक रेखा ऐसे गया तो दूसरा रेखा इसी पर चढ़ गया, तो इसको संपाती रेखा कहते हैं। तो प्रतिच्छेदी रेखा और संपाती रेखा, इन दोनों कंडीशन में क्या होता है, संगत होता है। तो यहाँ पूछा है यदि रैखिक समीकरण का युग्म संगत हो तो रेखाएं होंगी, तो या तो प्रतिच्छेदी होगा या तो संपाती होगा, ठीक है, प्रतिच्छेदी और संपाती। तो प्रतिच्छेदी और संपाती यह है, ऑप्शन डी द राइट आंसर। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 क्या कहता है, के किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग्म इतना और इतना का एकमात्र हल x बराबर 1 y बराबर -1 है। मतलब k का मान आपसे निकालने के लिए कहा जा रहा है। तो देख रहे हैं कि इस समीकरण में k तो कहीं नजर आ ही नहीं रहा है, तो इससे तो निकलेगा नहीं, इससे निकल जाएगा। यहाँ पे k नजर आ रहा है तो k का मान इससे निकल जाएगा, ठीक है। कैसे निकलेगा सर, तो हम क्या करेंगे, 2 लिखेंगे, गुने में k है तो k लिखेंगे, और गुने में x है तो x का मान यहाँ पे क्या दे रखा है, 1 दे रखा है, तो हम यहाँ पे 1 लिखेंगे। प्लस में 7y है तो गुने में y के स्थान पे क्या है, -1 है तो -1 लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। और माइनस के 5 है तो 5 बराबर में 0। अब इस सब को गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2k, और यहाँ पे देखो प्लस, है ना, देखो यहाँ पे 7 में -1 से गुना करेंगे तो -7 हो जाएगा, प्लस माइनस गुना के तो -7 से 1 में गुना तो 7 हो गया, -5 तो 5 बराबर 0। अब 2k क्या हो जाएगा, 2k, है ना, -7 -5, 7 5 12, माइनस के हो जाएगा 12 बराबर 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, 2k -12 पक्षांतर किया तो प्लस का 12 हो जाएंगे। इसलिए हम क्या करेंगे, k का मान क्या निकाल देंगे, 2 छक्के 12 काट देंगे तो k का मान हो जाएंगे 6,
ये हमारे पास आंसर निकल करके आ गए। के का मान क्या हो गया, 6 हो गया, है ना। तो ये हमारे पास आंसर निकला, तो के का मान 6, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। नेक्स्ट 16 क्या कहता है सर, 16 देखिए, 16 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है। अब आपको द्विघात समीकरण पहचानना है। देखो ये तो द्विघात समीकरण कभी हो ही नहीं सकता है, ठीक है। ये भी द्विघात समीकरण नहीं है, ये तो और नहीं, क्योंकि एक्स रूट के अंदर ये भी द्विघात समीकरण नहीं है। द्विघात समीकरण में क्या होता है, अधिकतम घात 2 होता है। तो इसको तोड़ के देखेंगे, इसको तोड़ोगे तो ये निकल जाएंगे। आइए हम तोड़ करके देखते हैं। क्या है, एक्स के पावर 3 है, अब माइनस के एक्स स्क्वायर है, बराबर में x माइनस के 1 के पावर 3 है। तो a माइनस बी के होल क्यू पे जा रहा है। a माइनस बी के होल क्यू क्या होता है, ए क्यू होता है, माइनस 3a स्क्वायर बी होता है, प्लस 3a बी स्क्वायर होता है, माइनस के बी क्यू होता है। ये सूत्र होता है a माइनस बी का होल क्यू का, है ना। तो a माइनस बी के होल क्यू पे हम क्या करेंगे, इसको पटक देंगे। तो सबसे पहले x के पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर है वो लिख लेंगे। अब बराबर में तोड़ो, ए क्यू मतलब एक्स क्यू, यही ना होगा, माइनस तो माइनस 3a स्क्वायर भी, तो 3a स्क्वायर, तो a के जगह पे एक्स है तो एक्स स्क्वायर, है ना। और गुने में b के जगह पे 1 है, 1 का गुना करेंगे इसमें तो वही बात है, तो लिखने की जरूरत भी नहीं, प्लस, है ना, 3ab स्क्वायर, तो 3a के जगह पे क्या है, x है तो x लिखेंगे। और गुने में b स्क्वायर, तो b के जगह पे 1 है तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, 1 से गुना करेंगे तो 3x ही होगा, छोड़ दो। माइनस के b क्यूब, तो b यानी 1 का क्यूब करेंगे तो 1 आएगा। ये हमारे पास आ गया। अब जो कटने वाला है काटो यहाँ से, x के पावर 3 है, प्लस का इधर भी प्लस का, x के पावर 3 कैंसिल, सबको इधर खींच लिया। माइनस के एक्स स्क्वायर, माइनस इधर है तो प्लस के 3x के स्क्वायर, और प्लस इधर है तो माइनस के 3x, माइनस के इधर है तो प्लस का 1, बराबर में हो जाएंगे 0, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, 3 गो एक्स स्क्वायर में से 1 गो एक्स स्क्वायर घटेगा, 3 गो एक्स स्क्वायर में से 1 गो एक्स स्क्वायर घटेगा तो क्या बचेगा, 2 गो एक्स स्क्वायर बचेगा, माइनस के 3x बचेगा, है ना। अब प्लस में 1 बराबर में 0, ये हमारे पास आ गया, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, है ना, क्योंकि ये द्विघात समीकरण के रूप का अधिकतम घात 2 है, ठीक है। तो आपने ये देख लिया तोड़ करके। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 क्या कहता है, ए स्क्वायर पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बराबर 0 के मूल है। तो मूल निकालना है, मतलब एक्स की वैल्यू आपको निकालनी है ना। तो आप कैसे निकालेंगे एक्स स्क्वायर की वैल्यू, तो आप सिंपल है, पहले ए स्क्वायर दे रखा है, पी स्क्वायर दे रखा है और एक्स स्क्वायर दे रखा है, माइनस क्यू स्क्वायर दे रखा है बराबर 0। हमें एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, तो एक्स स्क्वायर लिखो। अब यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस के क्यू स्क्वायर, इधर आया तो प्लस का क्यू स्क्वायर हो गया, ठीक है। ये गुना में है तो इधर आएगा तो बट्टा में हो जाएगा ए स्क्वायर और पी स्क्वायर, सिंपल, है ना। अब ये हमारे पास आ गया, तो ए स्क्वायर पी स्क्वायर बट्टे में क्यू स्क्वायर है, कहीं आ ही नहीं रहा, तो एक्स स्क्वायर रूट हटा दो, तो एक्स मतलब एक्स स्क्वायर के बदले एक्स स्क्वायर जो हटेगा तो इधर क्या पड़ेगा, रूट पड़ेगा, रूट पड़ेगा तो सब स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यानी क्यू बटे में क्या हो जाएंगे, ए स्क्वायर और पी स्क्वायर हो जाएंगे, सॉरी क्यू बट्टे में क्या हो जाएंगे भाई, ए और यहाँ पे पी हो जाएंगे, क्यू बट्टे में ए पी, क्यू बट्टे में ए पी है कहीं पे देख लो, क्यू बट्टे में ए पी, है ना, ये है प्लस माइनस का रहेगा, क्योंकि स्क्वायर हटेगा, मान लो कि यहाँ से स्क्वायर हट गया तो रूटे ना पड़ेगा, और रूट से बाहर इसका निकालेंगे तो सब पर के स्क्वायर हट जाएगा, सिंपल, है ना। तो ये हमारे पास ऑप्शन डी द राइट आंसर, क्यू बटे में ए पी, ठीक है, प्लस माइनस का। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 क्या कहता है, ये तो आपने समझ लिया। 18 क्या कहता है, द्विघात समीकरणों को पूर्ण हल देने वाले गणितज्ञ कौन थे, द्विघात समीकरण को पूर्ण हल देने वाले गणितज्ञ कौन थे सर जी, तो अब्राहम बार थे, कौन थे, अब्राहम बार। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, द्विघात समीकरण इतना बराबर 0 का व्युत्कर होगा, व्युत्कर मतलब डी बराबर कह रहा है, तो डी बराबर क्या होता है सर, बी स्क्वायर माइनस के 4ac होता है, ये होता है, ठीक है। अब डी बराबर क्या होता है, बी, है ना, तो यहां से क्या करेंगे, बी की वैल्यू क्या है, माइनस के 5 है, तो माइनस के 5 का होल स्क्वायर माइनस के 4 और गुने में ए का मान है एक्स स्क्वायर, तो उसमें 1 छिपा है, 1 लिख लो, गुने में सी का मान क्या हो जाएगा, माइनस के 300, तो माइनस के 300 लिख देंगे, हमने लिख दिया। अब यहाँ से क्या, माइनस 5 का स्क्वायर 25 हो जाएंगे, प्लस का माइनस माइनस गुना करेंगे तो प्लस का, 4 से इसमें गुना करो तो हमारे पास क्या होगा, 4 तिहाई 12 और डबल 0 1200,
तो ये हो जाएंगे आंसर 1225। 1225 हमारे पास बीत कर आ गया ये आंसर। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत तो 1225 ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, है ना? कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत तो आ जाओ मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन समांतर श्रेणी नहीं है? निम्नलिखित में से कौन समांतर श्रेणी नहीं है, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो समांतर श्रेणी कौन नहीं होगा? जिसका सार्वंतर समान नहीं होगा उसका समांतर श्रेणी नहीं होता, वो समांतर श्रेणी नहीं होता है। तो देखो जैसे कि आप देख सकते हैं ये समांतर श्रेणी में, क्यों कि इन सभी में डी यानी कॉमन डिफरेंट कितने का है ना? डी यानी सार्वंतर कितने का? एक का। 3 और 4 के बीच कितना का अंतर? एक का। 4 5 के बीच एक का अंतर, इसके बीच एक का अंतर। तो कॉमन डिफरेंट जो हमारे पास है वो एक का अंतर है ना? तो डी सबका देख रहे हैं समान आ रहा है, इसका मतलब ये समांतर श्रेणी में है। ये भी समांतर श्रेणी में है। इन सब का अंतर देखो 5 और 8 का अंतर कितना? 3 का है। 8 11 का अंतर कितना? 3 का है। 11 और 14 का अंतर कितना? 3 का है। तो ये भी समांतर श्रेणी में है। 2 और 6 का अंतर 4 का, 6 10 का अंतर 4 है। 10 14 का अंतर कितना है? 4 है। तो इसका भी सार्वंतर समान है, तो ये भी समांतर श्रेणी में है। लेकिन ये नहीं है, इसका सार्वंतर निकाल करके देखो तो समांतर श्रेणी में नहीं होगा। डी कैसे निकालते हैं सर? आगे वाले पद में से पीछे वाले पद घटा देते हैं। तो चलो D1 निकालते हैं, मतलब 0.3 में से घटा देंगे 0.3, सिंपल। उसी तरीके से D2 निकालेंगे तो हम क्या करेंगे? आगे वाले पद में से पीछे वाले पद घटाएंगे, तो 0.333 में से घटा देंगे 0.33। ठीक है, दोनों को निकालोगे तो अलग अलग मान आएगा। जैसे कि हम निकाल के बताते हैं, 0.33 में से घटाना है 0.3, तो 0.3 घटा दो। ये दशमलव का 0 रख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। 3 आएंगे, ये 0 आ जाएंगे, 0.0 0 दशमलव क्या आएंगे? 0.03 आएंगे। अब इसका निकालोगे तो क्या आएगा? देखो 0.333 में से घटाना होगा 0.330, लो घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास? 3 0 0.0। तो अब बताओ ये आया 0.003। क्या ये दोनों बराबर है? नहीं है बराबर भाई, बराबर है ही नहीं, यानी सार्वंतर समान नहीं है। इसका मतलब ये जो है एपी समांतर श्रेणी में नहीं है, और यही पूछा जा रहा था। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है? एपी का पहला पद मतलब ए बराबर 2 है, और सार्वंतर मतलब डी बराबर 3 है। तो 8वां पद, यानी 8वां पद बोले तो A8, ये वो 8वां पद ज्ञात कीजिए। लो निकाल करके बताना है। तो भाई सबको बताएं A8 का फॉर्मूला क्या होता है? A प्लस में 7D होता है। ठीक है, अब देखो A का मान कितना है? 2 प्लस में 7 और गुने में D का मान कितना है? 3 है। तो देखो 2 प्लस में 7 या 21, तो हमारे पास 21 और 2 कितना हो जाएगा? 23, है ना? तो ये हमारे पास 8वां पद आ गया 23, है ना? तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 22, 1 से 100 तक सभी प्राकृत संख्याओं का योग होगा। 1 से 100 तक, जैसे कि 1 गिनती करते ना, प्लस के 2 प्लस के 3 प्लस के 4, है ना? ऐसे करते करते आपको 100 तक, है ना, 100 तक का योग आपसे पूछा जा रहा है कि 1 से लेके 100 तक लिख देना है और इसका योग आपको बता देना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, है ना? तो भाई ऐसे जोड़ते जाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो इसके लिए एसिन का यूज हम करते हैं। तो सबसे पहले प्रथम पद ए बराबर हमारे पास क्या है? 1 है, और सार्वंतर क्या होगा? तो आगे वाले पद में से पीछे वाले पद घटाओ, 2 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो सार्वंतर हमारे पास 1 है। अब हमें देखो, जैसे ये पहला पदों का योग, दूसरा पदों का, ये तीसरा पदों का, एक चौथा, उसी तरीके से ये 100 पदों का योग है, मतलब S 100 है हमारे पास। क्या है ये? यहाँ तक S 100, तो n के जगह पे 100 आ गया, मतलब n की वैल्यू हमारे, जैसे SN लिखते हैं ना, तो ये S 100 है, तो n के जगह पे 100। ठीक, तो SN का सूत्र क्या होता है? n/2 इंटू 2a प्लस में n माइनस में 1 इंटू डी, यही तो होता है। अब रखो पुट करो, n के जगह पे क्या रखेंगे? 100 बटा में 2 इंटू 2 और गुने में a के जगह पे क्या है? 1, और प्लस में n के जगह पे क्या लिखेंगे? n के जगह पे 100 और माइनस में 1 है तो 1, और d के जगह पे क्या लिखेंगे सर? हाँ, d के जगह पे 1 ही है तो 1 लिखेंगे, मैंने लिख दिया। 2 से काटेंगे तो 50 हो जाएंगे। अब इधर क्या हो जाएंगे? 2 प्लस में 100 में से गया तो 99, 99 से इसमें गुना करेंगे तो 99 हो जाएंगे। तो 50, देखो 99 और 2
जोड़ेंगे तो कितना होगा सर, 101 होगा। गुना कर दो, ये 0 है तो 0 लिख दो। 5 से सभी में 5 एकम 5, 5 से 0 में गुनाते 0, 5 एकम 5, 50 50। ये हमारे पास आंसर निकल करके आ गया, यानी ऑप्शन बी द राइट आंसर। कोई दिक्कत नहीं ना, दिक्कत आपने सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है, किसका कथन यह है कि दो समकोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है। इस बात को याद रखना, थेल्स प्रमेय का कथन है। क्या, किसका कथन, थेल्स प्रमेय का। 24 क्या कहता है, त्रिभुज ABC में बिंदु D और E क्रमशः भुजाओं AB तथा AC पर इस प्रकार है कि D समांतर BC यदि AD बटा DB बराबर 4/5 और AC बराबर 18 सेंटीमीटर हो तो AE का मान पूछ रहा है कि कितना होगा। तो सबसे पहले त्रिभुज बना लेंगे। तो हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं। तुम चले जाओ उधर, है ना, तुम इधर आ जाओ, ये मैंने कर दिया। अब देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं, त्रिभुज ABC। तो हम क्या करेंगे, त्रिभुज ABC बना लेंगे। चलो हम क्या करते हैं, बना लेते हैं। ये त्रिभुज है ना, ये मैंने बना लिया। इसका नाम रख देते हैं A, B और C। त्रिभुज ABC बना दिए। त्रिभुज ABC में बिंदु D और E क्रमशः भुजाओं AB और AC पर स्थित है। मतलब AB पर क्या है, D बिंदु स्थित है और AC पर क्या है, E बिंदु स्थित है। तो E बिंदु यहां पे स्थित कर दिए, ठीक है। AC पर, हेलो हेलो हेलो, है ना। तो ये मैंने कर दिया, फंस गया था ना। अब क्या करेंगे, हाँ, स्थित है इस प्रकार की D समांतर BC है तो DE समांतर BC यानी पैरेलल है। तो AD बटा DB का मान 4/5 है। तो यानी कहने का AD का मान 4 है और BD का मान 5 है। तो AD का मान 4 रख दिए और BD का मान यहाँ पे 5 रख दिए, ठीक है। और AC का मान 18, A से लेके C तक, यानी AC का मान कितना, 18 है। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत 18 सेंटीमीटर में, कोई दिक्कत, सेंटीमीटर में लिख देना। ये मैंने लिख दिया। तो कह रहा है AE का मान पूछ रहा है, AE का मान यानी ये निकालने के लिए कह रहा है। मान लो कि अगर EC का मान हम x मान लेते हैं तो AE का मान कितना होगा, तो 18 में से घटा दो, 18 - x हो जाएंगे। सिंपल, AE का मान यही ना होगा। तो ये हमारे पास आ गया। अब देखो चूंकि D समांतर BC है, क्योंकि D समांतर BC है तो सबको पता है कि AD बट्टे में DB लिखते हैं। तो AD बट्टे DB मतलब 4 बट्टा में हम लिखेंगे 5। अब बराबर में AE बट्टे में EC लिखेंगे। तो AE हमारे पास क्या, 18 - x है और बट्टे में EC क्या है हमारे पास, x है। आर पार गुना कर देंगे। तो गुना कर देते, 18 पंचे ये हो जाएगा 90 माइनस के 5 x हो जाएंगे। बराबर में 4 से x में गुना करेंगे तो 4x। तो 90 बराबर में 4x, अब माइनस के 5x से पक्षांतर करेंगे इधर तो प्लस का 5x हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, 90 बराबर में ये 5 4 9 है ना, ये 9x हो जाएंगे। 9 10 से कट जाएगा, 9 दाही के 90। तो x की वैल्यू हमारे पास 10 निकल करके आ गई, है ना। x की वैल्यू 10, कहीं पे गलती ना किया, देख लो। 18 पंजे 90, ठीक है। माइनस का 5x बराबर में 4x, माइनस का 5x उधर गया, 5 4 9। देख लो भाई, 10 आ रहा है। 10 तो हाँ 10 है, ये ऑप्शन ये होगा बी द राइट आंसर। देख लेना सब कुछ ठीक है ना, या कहीं गड़बड़ है, गड़बड़ होगा तो देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। दी गई आकृति में x का मान है। इस आकृति में इस x का मान पूछा जा रहा है कि क्या होगा सर, है ना। कैसे निकालेंगे, तो Q कोण ये है 50 डिग्री, ये 60 डिग्री, तो ये कोण कितना डिग्री होगा। तो सब जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो 180 में से घटा देंगे ये दोनों डिग्री, तो 60 और 50 जोड़ देंगे तो 110 डिग्री, घटा देंगे तो कितना होगा, 70 डिग्री। तो ये हो जाएगा 70 डिग्री, तो ये 70 तो ये भी 70 डिग्री, सिंपल, है ना। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। 26 क्या कहता है, बिंदु -6, 10 का कोटि है। बिंदु -6, 10 का कोटि है, कोटि पूछा जा रहा है। तो x अक्ष को भुज कहते हैं, y अक्ष को कोटि कहते हैं, है ना। तो y वाला क्या है, 10 है, तो 10 इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, बिंदु -6, -5/2 किस पाद में स्थित है। पाद पूछा जा रहा है कि किस पाद में है। ये भी माइनस में, ये भी माइनस, माइनस माइनस चिन्ह किस में होता है, तृतीय पाद में होते हैं। सबको समझा दिए थे, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकेंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। ये होता है प्लस का x
और इधर होता है ऋणात्मक वाला x, ये होता है प्लस का y, नीचे होता है ऋणात्मक वाला y। फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस प्लस होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है माइनस कॉमा प्लस होता है ना, और थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस कॉमा माइनस का चिन्ह होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है प्लस कॉमा माइनस का चिन्ह होता है। ठीक है, तो हमें चिन्ह से मतलब होता है, माइनस माइनस चिन्ह किस में, थर्ड क्वाड्रेंट में है ना, तो ये माइनस यहाँ भी माइनस यहाँ भी, संख्या से हमको कोई मतलब नहीं रहता है मेरे भाई, है ना, हमें चिन्ह से मतलब, ये भी माइनस ये भी माइनस, तो माइनस माइनस थर्ड क्वाड्रेंट में यानी तृतीय पाद में है, तो ऑप्शन सी द राइट आंसर। 28 क्या कहता है, एक्स अक्ष से बिंदु P 8,12 की दूरी है, तो एक्स अक्ष से दूर उस बिंदु को कहते हैं कोटि। एक्स अक्ष से दूर उस बिंदु को क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। तो कोटि का मान क्या है यहाँ पे 12 है, यानी y वाला, है ना, तो 12 इकाई ये हमारे पास आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 क्या कहता है, बिंदुओं 4,6 और 8,2 के बीच की दूरी है, इन दोनों के बीच की दूरी आपको निकाल करके बताना है कि क्या होगा। तो दूरी सूत्र क्या होता है, दूरी सूत्र होता है x2 माइनस के x1 का होल स्क्वायर और प्लस में y2 माइनस के y1 का होल स्क्वायर का रूट अंडर, ये दूरी सूत्र है। तो x2 मान लो कि x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। x2 हमारे पास 8 है, माइनस में x1 हमारे पास 4 है, इसका कर देंगे होल स्क्वायर, प्लस में y2 माइनस y1, तो y2 हमारे पास 2 है, माइनस के y1 हमारे पास 6, इसका कर देंगे होल स्क्वायर और रूट अंडर लगा देंगे, क्या हो जाएगा हमारे पास। चलो 8 में से 4 गया सर जी, यहाँ पे 8 में से 4 गया तो 4 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, प्लस में 2 में से 6 गया तो कितना होगा, 4 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, है ना, तो हमारे पास हो गया 32 का रूट अंडर। इसको तोड़ेंगे तो कितना होगा, 8 चौक 32, नहीं ऐसे नहीं होगा, इसको 32 को तोड़ोगे तो कितना निकलेगा भाई, 32 को तोड़ोगे तो 8 रूट अंडर 2 निकलेगा, देखते हैं वही निकलेगा मेरे ख्याल से, 2 से 16, फिर 2 से 8, फिर 2 से कितना निकलेगा 4, फिर 2 से निकलेगा तो 2। देखो इन दोनों का पेयर लगा, इन दोनों का पेयर लगा, इसका पेयर नहीं लगा, तो कितना होगा हमारे पास 4 रूट अंडर 2 निकलेगा, कितना निकलेगा 4 रूट अंडर 2। क्लियर, ये आ गया, ये हमारे पास आंसर निकल के आ गया, तो ये इसका करेक्ट आंसर 4 रूट अंडर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है सर, है ना, यदि टेन थीटा बराबर पी बाई क्यू तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बटे में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बराबर क्या होंगे, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो हम देख रहे हैं टेन थीटा बराबर पी बाई क्यू है, तो टेन थीटा का सूत्र क्या होता है, साइन थीटा बटे में कॉस थीटा, अब बराबर दे रखा है पी बाई क्यू। तो देखिए साइन थीटा का मान हो गया पी और कॉस थीटा का मान हो गया क्यू, इसमें पुट करो, कॉस थीटा के जगह पे क्या रखेंगे सर, कॉस थीटा के जगह पे क्यू रखेंगे, अब प्लस में साइन थीटा के जगह पे क्या रखेंगे, साइन थीटा के जगह पे हम पी रखेंगे, बटे में कॉस थीटा के जगह पे हम क्या रखेंगे, कॉस थीटा के जगह पे सर यहाँ पे क्यू रखेंगे, माइनस में साइन थीटा के जगह पे यहाँ पे पी रखेंगे। तो क्यू प्लस पी और बटे में क्यू माइनस पी कहाँ पे है, क्यू प्लस पी, है ना, तो देखो क्यू प्लस पी ये है और क्यू माइनस पी ये है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जा 31 क्या कहता है, यदि सेक थीटा बराबर 25/7 तो साइन थीटा का मान क्या होगा, है ना, बड़ा सिंपल है, आसानी से निकाल सकते हैं, है ना। सेक थीटा का सूत्र क्या होता है, जैसे कि कॉस थीटा का सूत्र बी बाई एच, इसी तरीके से इसका सूत्र क्या होगा, एच बाई बी होगा, है ना, एच बाई बी यानी 25/7, तो h का मान 25 और b का मान 7, तो p निकालना है, p बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर अब माइनस आधार का स्क्वायर हो जाएगा, कर्ण हमारे पास 25 है, 25 का स्क्वायर अब माइनस में आधार का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर, ठीक है, रूट अंडर, कोई दिक्कत, 25 का स्क्वायर 625 अब माइनस 7 का स्क्वायर 49 रूट अंडर, है ना। अब क्या होगा, यहाँ पे देख लो 625 माइनस 49 है ना, 625 में से हम 49 को क्या करेंगे, घटा देंगे, तो देखो 15 में से 9 गया, 9 6 15 6, यही नहीं होगा, 15 है, 9 6 15, ये बचा कितना, 11 होगा, 11 में से 4 गया तो कितना होगा, 7 हो गया, 7 4 11, ये हो गया 5, 576 हो गया, 576 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना 24 आएगा, पी का मान 24 आ गया। तो हमें कहता है साइन ए का मान पूछ रहा जा रहा है, तो साइन ए बराबर क्या होगा, साइन थीटा का सूत्र क्या होता है, पी बाई एच होता है, पी बाई एच, तो p का मान कितना हो जाएगा 24 और बट्टे में h का मान कितना हो जाएगा सर, h का मान 25, तो 25
24/25 ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 क्या कहता है, साइन थीटा बराबर √3/2 तो टेन थीटा का मान क्या होगा सर, ये आपसे पूछा जा रहा है ना। तो देखो साइन थीटा का सूत्र क्या होता है, P/H होता है। क्या होता है, P/H होता है। मतलब क्या हो, P का मान √3, H का मान 2, तो B का मान हमें निकालना है। B का मान निकालेंगे तो कर्ण का स्क्वायर मतलब H का स्क्वायर, H का स्क्वायर का 4 होगा, माइनस P का स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर 3 होगा। तो B का मान क्या हो जाएगा, हमारे पास 1 हो जाएंगे। ठीक है, ये आ जाएंगे B का मान 1। अब हमारे पास पूछा है टेन थीटा, तो टेन थीटा बराबर पूछा जा रहा है सर, टेन थीटा का सूत्र क्या होता है, P/B होता है। क्या होता है, P/B। तो P का मान हमारे पास कितना है, P का मान है √3 और B का मान कितना है, 1 है। तो नीचे एक छिपा ही रहता है, लिखने की जरूरत नहीं, मतलब √3 इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 क्या कहता है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है सर, कॉस थीटा होता है। इस बात को ध्यान रखना, ये सूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 क्या कहता है, यदि त्रिभुज PQR R पर समकोण है तो साइन P+Q का मान होगा। ये आपसे पूछा जा रहा है ना। तो देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्या कहता है, त्रिभुज PQR और R पर समकोण है, R पर समकोण है। तो देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज बनाएंगे और R पर समकोण है। ये मैंने R पर बना दिया, अब ये P हो जाएगा, ये Q हो जाएगा, ये मैंने कर दिया। तो PQR R पर समकोण है तो साइन P+Q का मान क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है ना। तो R पर समकोण है मतलब ये हुआ R, और ये समकोण मतलब 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री, तो ये कितना कितना डिग्री होगा, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो ये 90, तो ये 45 डिग्री हो जाएंगे, है ना, और ये भी 45 डिग्री हो जाएंगे, सिंपल। तो हमें पूछ रहा है कि साइन P+Q का मान क्या होगा सर। तो लिखेंगे साइन और P का मान, कोण P का मान कितना, 45, और प्लस में Q का मान कितना है, 45 ही है, तो 45 डिग्री। तो साइन 45 कितना हो जाए, 90 डिग्री। तो साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत नहीं दिक्कत मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है सर, सेक A + tan A × 1 - sin A, इसको सॉल्व करना है। तो सेक थीटा का सूत्र क्या होता है सर, हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा इधर रख देते हैं और इसको मिटा देते हैं। अब यहाँ से क्या करते हैं, सेक थीटा यानी सेक A का सूत्र क्या होता है, 1/cos A होता है। आप प्लस में tan A का सूत्र क्या होता है, sin A/cos A होता है। ठीक है, ये मैंने हो गया इंटू 1 माइनस में sin A है तो sin A मैंने कर दिया। ठीक है, इसका एलसीएम लेंगे तो cos A हो जाएगा। ठीक है, हो गया। cos A से cos A में भाग देंगे तो भागफल 1 से 1 में गुना के तो 1, प्लस में cos A से cos A में भाग देंगे भागफल 1 से sin A में गुना करेंगे तो sin A। ये मैंने कर दिया, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। इधर हो गया 1 माइनस के sin A। अब ये बताइए कि 1 प्लस के sin A, ये है 1 माइनस के sin A, तो A + B × A - B पे गया। तो A + B यानी A का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 माइनस B का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर A अब बटे में cos A। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर A क्या लिख सकते हैं सर, cos स्क्वायर A। तो हम यहाँ पे लिखेंगे cos स्क्वायर A और बटे में cos A। अब यहाँ पे देखो स्क्वायर से ये cos A कट जाएगा तो बचेगा क्या, cos A बचेगा। cos A इज द राइट आंसर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है, 36 कहता है एक स्तंभ के छाया की लंबाई स्तंभ के ऊंचाई की √3 गुनी है तो सूर्य का उन्नयन कौन होगा। देखो एक स्तंभ है, ये स्तंभ है, स्तंभ के छाया की लंबाई स्तंभ की ऊंचाई की √3 गुनी है, ये पूछा जा रहा है। तो कैसे निकाल सकते हैं, देखो एक स्तंभ के छाया की लंबाई, स्तंभ के छाया की लंबाई, तो ये स्तंभ मान लो यहाँ सूर्य भगवान है। ठीक है, तो छाया की लंबाई इधर जाएगा, तो छाया की लंबाई स्तंभ के ऊंचाई की √3 गुनी, मान लो कि स्तंभ की ऊंचाई हमारे पास x है तो उसकी गुनी तो √3x हो जाएंगे, सिंपल, ये मिला दो। तो कह रहा है सूर्य का उन्नयन कोण, मतलब इस कोण का मान पूछा जा रहा है क्या होगा, ये P ये B, तो tan थीटा P/B tan थीटा में जाता है, tan थीटा बराबर सूत्र क्या होता है P/B, P/B तो P हमारे पास x है और B हमारे पास √3x है, x कैंसिल 1 से, तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/√3 हो जाएंगे। क्लियर, ये मैंने कर दिया। अब देखो tan है तो tan लिखो,
टेन थीटा। टेन कितना डिग्री का मान 1/√3 होता है, 30 डिग्री का मान होता है ना। 10 से 10 कैंसिल, तो थीटा का मान हो जाएगा 30 डिग्री। तो 30 डिग्री इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 क्या कहता है, यदि कोई रेखा वृत्त को सिर्फ एक बिंदु पर स्पर्श करती है तो वह रेखा कहलाती है। कहता है यदि कोई रेखा वृत्त को सिर्फ एक बिंदु पर, मान लो कि ये सर्कल है, इस वृत्त के एक बिंदु पर कोई रेखा स्पर्श करती है तो क्या कहलाती है, स्पर्श रेखा कहलाती है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 क्या कहता है, यदि समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं एक वृत्त को स्पर्श करे तो समांतर चतुर्भुज क्या होगा, आयत होगा, वर्ग होगा या समचतुर्भुज होगा, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा समचतुर्भुज। देखो जैसे कि ये सर्कल है, ये मैंने सर्कल बनाया, कहता है यदि समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं, समांतर चतुर्भुज की क्या है भाई, सभी भुजाएं, क्या है, सभी भुजाएं, है ना, सभी भुजाएं, ठीक, एक वृत्त को स्पर्श किया, सबको स्पर्श किया तो क्या कहलाएंगे, समांतर चतुर्भुज। क्यों, आप कहेंगे सर इसे वर्ग भी तो कह सकते हैं, वर्ग नहीं कह सकते, क्यों, क्योंकि वर्ग के सभी भुजा आपस में बराबर होते हैं, आमने सामने की भुजा सब बराबर होते हैं, लेकिन उसमें कंडीशन ये कि चारों को 90-90 डिग्री का होता है ना, लेकिन इसमें नहीं होता है ऐसा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा समचतुर्भुज। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 क्या कहता है, यदि अर्धवृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो अर्धवृत्त की परिधि क्या होगी। व्यास हमारे पास 14 सेंटीमीटर है ना, तो आर का मान हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अर्धवृत्त की परिधि क्या होती है, अर्धवृत्त की परिधि होती है पाई आर प्लस में 2r होती है, ठीक है, ये इस बात को ध्यान रखना। तो पाई का मान क्या हो जाएगा 22/7 और गुने में आर का मान हो जाएगा 7 प्लस में 2 गुने में 7 हो जाएंगे, 7 से 7 कैंसिल, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 22, है ना, प्लस में 7 दूना 14, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा 22 और 14 दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, 4 2 6 2 1 3 36 आंसर, है ना। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, निकल गया, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सर 40 क्या कहता है, 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले वृत्त का व्यास क्या होगा। तो 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले वृत्त का व्यास, यानी वृत्त का क्षेत्रफल दे रखा है कितना, हमारे पास वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर और दे रखा है 64 पाई, है ना, कह रहा है व्यास पूछ रहा है कितना होगा, तो पाई से पाई कैंसिल, अब आर स्क्वायर का मान है 64, तो आर का मान कितना होगा 64 का रूट अंडर, तो आर की वैल्यू हो जाएगी 8, त्रिज्या हो गई 8, अब व्यास पूछा जा रहा है, तो व्यास क्या होता है, त्रिज्या का दुगुना होता है यानी 2r होगा, तो हमारे पास 2 गुने में r का मान 8 हो जाएगा, 8 दूना 16, ये हमारे पास 16 हो गया व्यास। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत, तो 16 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, एक गोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, मतलब त्रिज्या दे रखी है आपको r बराबर 7 सेंटीमीटर, तो इसका आयतन क्या होगा, तो गोले का आयतन क्या होता है सर जी, है ना, गोले का आयतन, आयतन पूछा जा रहा है क्या होता है, गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू होता है, इस बात को ध्यान रखना। तो 4/3 रखेंगे और गुने में पाई का मान क्या रख दो 22/7 रख देते हैं, है ना, और गुने में आर यानी त्रिज्या 7 गुने में 7 गुने में 7, ठीक है, ये हमारे पास आया। काटो इसको, 7 से 7 कैंसिल, कट गया, ठीक है। अब सबको गुना करो, 22 चौक 88 हो जाएगा और गुने में 7 7 49 और बटा में हो जाएंगे 3, यही तो आ गया। अब इसको गुना करेंगे, 49 में 88 से गुना करते हैं, चलो 49 में हम 88 से गुना करेंगे तो कितना होगा 8 9 72, 8 9 72 के 2 हासिल हो जाएगा 7, यही ना हुआ। 8 चौक 32, 32 और 7 जोड़ेंगे तो 39, ठीक है, ये हमारे पास आ गया। 8 से सब में गुना करेंगे तो फिर वही होगा 2 9 3 आ गया, तो इन सबको जोड़ेंगे तो कितना 2 9 2 11 के 1 हासिल 1 9 3 12 12 1 13 के 3 हासिल 1 यहाँ 4 43 12 आया, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 43 और ये हो जाएगा 12 और बटा में 2। अब 2 से इसमें भाग दो, 2 है या 3 है, सॉरी 3 है, ये 2 मैंने लिख दिया, 3 है, तो 3 से अगर 43 12 में भाग देंगे तो आपके पास क्या आ जाएंगे आंसर, ये आ जाएंगे, ठीक है। 1437 पूर्णांक 1/3 भाग दे करके देख लेना, पूर्णांक में ये निकल करके आएंगे। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कहता है, शंकु के छिन्न का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। ये सूत्र है, क्या होता है पाई l इंटू r1 प्लस r2 प्लस में पाई
r1 का स्क्वायर प्लस पाई r2 का स्क्वायर। ठीक है, शंकु के चिन्ह का ये होता है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 क्या कहता है, 14 का मिलान चिन्ह क्या है। वैसे रोमन अंक में देखा जाए तो एक्स आई भी ये 14 होता है, लेकिन मिलान चिन्ह पूछा जा रहा था। देखो यहां पे देखो 1 2 3 4 और ये रहा 5, फिर 1 2 3 4 और ये रहा 5, 5 5 10 हुआ, 10 11 12 13 और 14, यानी ये इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन डी द राइट आंसर। क्या हो जाएंगे सर, ऑप्शन डी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन सर 44 क्या कहता है, आंकड़े इतना इतना का परिसर पूछा जाए। परिसर कैसे निकालते हैं, तो जो अधिकतम संख्या है ना, सबसे बड़ी संख्या है, उसमें से छोटी संख्या को घटा दो। तो सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे 81 है और सबसे छोटी संख्या यहाँ पे क्या है 12 है, यही तो है, घटा देंगे क्या दिक्कत है। 11 में से 2 गया तो 9, ये बच्चा 7, 7 में से 1 गया तो 6, 69 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लो ऑप्शन डी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 45, यदि इतना का माध्य हो तो x का मान पूछा। माध्य इतना दिए रखा है, 1 4 x 5 तथा 12 का माध्य 7 दे रखा है, तो x का मान तो 1 प्लस में हम लिखेंगे 4 और प्लस में x और प्लस में 5 और प्लस में 12, ये मैंने लिख दिया। प्रेक्षणों का योग बट्टे प्रेक्षणों की संख्या, तो 1 2 3 4 5 हमने लिख दिया 5, प्रेक्षणों का योग बट्टे प्रेक्षणों की संख्या, तो ये माध्य हुआ और माध्य बराबर 7 दे रखा है, x का मान पूछा जा रहा है, इसके नीचे 1 छिपा रहता है। चलो हम कैसे निकाल सकते हैं सर, जोड़ दो, 4 1 5 5 5 10 10 12 22, 22 प्लस में x और बटा में 5 बटे में 7 बटा में 1, चलो गुना करेंगे तो 22 और प्लस में x होगा, इधर होगा 7 5 35, इधर x की वैल्यू 35 और माइनस के 22 प्लस का पक्षांतर किए तो माइनस का, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 35 में से 22 घटा दो तो ये 3 ये 1, 13 आंसर निकल के आ जाएंगे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, ये हमारे पास आंसर आ गया। लो नेक्स्ट क्वेश्चन 46 क्या कहता है, माध्यक का 3 गुना, यानी माध्यक का 3 गुना मतलब 3 माध्यक, 3 माध्यक है ना, और माध्य का 2 गुना का अंतर, अंतर मतलब घटाओ किसका, तो माध्य का 2 गुना यानी 2 माध्य है ना, किसके बराबर होता है, तो सबको पता है कि ये बहुलक के बराबर होता है, बहुलक के बराबर होता है, इस बात को ध्यान रखना, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 47 क्या कहता है, तोरण खींचने के लिए वर्ग अंतराल कैसा होना चाहिए। सर तोरण खींचने के लिए वर्ग अंतराल अपवर्जी होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 48, एक सिक्के को उछाला जाता है, उछालने पर चित आने की प्रायिकता क्या हो। जैसे सिक्का होता है या तो चित या तो पट, क्या क्या होता है, चित और नहीं तो पट है ना, तो कुल योग हमारे पास कितना हो जाएंगे, 2, चित या पट, सिक्के को उछालें तो कुल परिणाम यहाँ 2 है ना। अब पूछ रहा है कि चित आने की प्रायिकता पूछ रही, तो चित आने की प्रायिकता, सर जी चित आने की प्रायिकता आपसे पूछी जा रही है, तो चित इसमें सिक्का में चित क्या गो, एगो है, तो अनुकूल परिणाम 1 हो गया और कुल परिणाम क्या है 2, 1/2 आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। लो 1/2 हमारे पास आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 क्या कहता है सर, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं है। देखो प्रायिकता का अधिकतम मान, देखो सबसे पहले प्रायिकता का न्यूनतम मान 0 होता है और अधिकतम मान 1 होता है, इन्हीं दोनों मानों के बीच में प्रायिकता का मान यानी आंसर है, या तो फिर 0 आएगा या फिर 1 आएगा, नहीं तो इसी के बीच का आएगा। कह देगा कि प्रायिकता का मान 5 है, तब मारेंगे मुंह पर ठीक कर देंगे, है ना, समझ रहा है। प्रायिकता का मान कभी भी 1 से बड़ा नहीं होता, 1 से बड़ा हो कह दो कि प्रायिकता का मान नहीं है। जैसे कि यहाँ पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, तो अरे भाई ऊपरे नजर आ रहा है 1.5 है, ये प्रायिकता का मान कभी हो ही नहीं सकता, क्यों, क्योंकि 1 से बड़ा है, बाकी ये सब 1 से छोटा है। 30% रे, 30% का मतलब 30/100, 0 से 0 कटेगा तो 0.3 ना आएगा, 10 से भाग देंगे तो 0.3 1 से छोटा है, इसका मतलब ये प्रायिकता का मान है 2/5, 5 से 2 में भाग देंगे तो क्या होगा, ये भी 0 क्या होगा 0.4 आएंगे, है ना, ये भी 1 से छोटा है, तो ये भी प्रायिकता का मान है, लेकिन ये छोटा नहीं है 1.5, क्योंकि 1 से ज्यादा है इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 क्या कहता है, हेलो 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 50 कहता है किसी घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान होता है। अरे भाई मैंने बोल दिया किसी भी घटना का प्रायिकता, किसी भी घटना का, है ना, कहता है किसी घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान याद रखना 1 और न्यूनतम मान 0, तो अधिकतम मान 1 होता है, इस बात को ध्यान रखना, ये इसका करेक्ट आंसर है। तो आपने 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपने कवर कर लिया, यहाँ तक कोई दिक्कत। तो प्यारे बच्चों अगर वीडियो पसंद आ रही है तो दोस्तों को भी शेयर करना, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोगों का एग्जाम जो है बहुत नज़दीक है और ऐसे में आप लोग जोर शोर से तैयारी कर रहे होंगे, ठीक है।
तो बढ़िया से तैयारी करो और माँ बाप का नाम रोशन करो। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। ठीक है ना, चलो। बातें ये कभी ना तू भूलना,